रहा हूँ। देखो बेटा, ये आर्हीनियस थ्योरी ये सिर्फ समझाने के लिए और कुछ भी नहीं है। ब्रोंस्टेड लॉरे में आ जाइए। इसका जो जब कॉन्सेप्ट आता है ना ब्रोंस्टेड लॉरे का, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस वाला, उसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, तो हम सीधे कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और आपको वो कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि वो कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऐसा क्या है जो यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं बेटा जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों की तरह प्रॉपर्टीज शो करने की सलाहियत हो, जो एसिड और बेस दोनों की तरह प्रॉपर्टीज शो कर सकते हो। ठीक है, उन्हें हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और हम खैर आगे मूव कर रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड और बेस पर। अच्छा देखो, कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस किस तरीके से डिफाइन होता है या इसको किस तरीके से बताया जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसको कंसिडर करो। ये वाली जो एग्जाम्पल है इसको कंसिडर करो। इसमें देखो HCl को हमने पानी के अंदर ऐड किया। ठीक है, HCl को जब हमने पानी के अंदर ऐड किया है तो HCl के पानी में ऐड होने के बाद यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक रिएक्शन हुआ जिसके नतीजे में HCl ने हाइड्रोजन को रिलीज किया, मतलब लूज किया। वो हाइड्रोजन इस H2O बेस ने गेन किया। ब्रॉन्स्टेड लॉरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो सब्सटेंस एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। अब यहाँ पर HCl ने क्या किया, HCl ने प्रोटॉन लूज किया। ठीक है, HCl ने प्रोटॉन लूज किया और वो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वाटर ने। अच्छा, नतीजतन क्या बन गया, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, समझने वाली बात यह है बेटा, जो चीज जो एसिड होती है उसका कॉन्जुगेट बेस होता है और जो बेस होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है। ठीक है, जो एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस है और जो बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कॉन्जुगेट एसिड और बेस के हवाले से। ठीक है, जो एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस और जो बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। अच्छा, अब क्यों, मतलब ऐसा क्या है सर कि मतलब ये HCl है एसिड, ठीक है ना, तो इसने कॉन्जुगेट बेस क्यों बनाया? व्हाट डज दिस कॉन्जुगेट बेस मींस? बेटा देखो, ब्रॉन्स्टेड लॉरे का ना कॉन्सेप्ट याद करो। ब्रॉन्स्टेड लॉरे कह रहा है एसिड प्रोटॉन डोनर है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो व्हेन आई एम सेइंग के कॉन्जुगेट बेस, सो कॉन्जुगेट बेस का मतलब मेरे पास ये होता है कि अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट, अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव। कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। क्यों एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनता है? क्योंकि असल में जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो कैसे बनता है, पहले आप ये समझो कि कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, फिर ये समझ आएगा कि उसे कॉन्जुगेट बेस क्यों कहते हैं। ठीक है, फिर ये समझ आएगा आपको कि उसे कॉन्जुगेट बेस क्यों कहा जाता है। तो कॉन्जुगेट एसिड से सॉरी एसिड से कॉन्जुगेट बेस तब बनता है जब एसिड प्रोटॉन लूज कर दे। एसिड प्रोटॉन लूज कर दे तो जो चीज रह जाती है वो कॉन्जुगेट बेस होती है। अब उसे कॉन्जुगेट बेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस सब्सटेंस के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो दोबारा से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले। उस सब बेस सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के अंदर यानी Cl के अंदर ये सलाहियत है कि ये दोबारा से H पॉजिटिव को लेकर दोबारा से ये HCl बना दे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। अब अच्छा, ये यहाँ पे पानी को अगर देखा जाए तो पानी जो है यहाँ पर वो एक वीक बेस है। इससे क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। अच्छा, नतीजतन क्या बन रहा है कि H3O पॉजिटिव। अब इसे कॉन्जुगेट एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एसिड की जो डेफिनेशन है, एसिड की डेफिनेशन क्या है, एसिड की एसिड की डेफिनेशन ये है बेटा कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन। ठीक है, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन। तो अब देखो H3O पॉजिटिव जो जिसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं, उस वो सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने अंदर से
एच पॉजिटिव को रिलीज भी कर देगा और उसके बाद भी स्टेबल सब्सटेंस रहेगा। ठीक है, वो सब्सटेंस अपने अंदर से एच पॉजिटिव रिलीज भी कर देगा और उसके बावजूद भी वो स्टेबल रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है। तो अक्सर बच्चे ये एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट में, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट होता है, इसमें गलती करते हैं। तो इसको स्टेप वाइज याद करो। पहला स्टेप क्या है कि कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस। पहला स्टेप, ब्रॉन्स्टेड लॉरे के हिसाब से एसिड बेस को समझो कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। दूसरे स्टेप में ये समझो कि कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है। फिर तीसरे स्टेप में तुम्हें यह समझ आएगा कि कॉन्जुगेट एसिड को कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को कॉन्जुगेट बेस क्यों कहते हैं। और ये तीन वो कॉन्सेप्ट हैं जिनको अक्सर बच्चे गलती करते हैं जब एमसीक्यूज या कोई इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स में बच्चे इनमें गलती करते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरे के हिसाब से, मैं यहाँ पे बता दूं दोबारा से, ऊपर वैसे हमने लिखा हुआ भी होगा नोट्स में। ब्रॉन्स्टेड लॉरे के हिसाब से एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, ठीक है, एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरे के हिसाब से एसिड बेस का ये सिलसिला हो गया। अच्छा, अब वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनर होता है, अच्छा, अब कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, जो कोई सब्सटेंस अगर अपने अंदर से प्रोटॉन लूज कर दे, ठीक है, प्रोटॉन लूज करने के बाद कोई सब्सटेंस अगर प्रोटॉन लूज कर दे तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। और कोई सब्सटेंस प्रोटॉन गेन कर ले तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। ठीक है, कोई सब्सटेंस प्रोटॉन लूज कर दे तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। और कोई सब्सटेंस अगर प्रोटॉन गेन कर ले तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। कॉन्जुगेट बेस को कॉन्जुगेट बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि उस सब्सटेंस के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो दोबारा से एच पॉजिटिव को हासिल करके एसिड बना दे। कॉन्जुगेट एसिड को कॉन्जुगेट एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो दोबारा से एच पॉजिटिव अपने अंदर से लूज करके अपने आप को बेस बना दे। ये इनकी डेफिनेशंस हैं। अब एक बात याद रखना, एक और जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होता, कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका वीक कॉन्जुगेट एसिड होता है। अगर वीक एसिड होगा, ठीक है, तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। और अगर वीक बेस होगा तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस, इसका मतलब वीक कॉन्जुगेट बेस का मतलब है डिफिकल्ट टू गेन एच पॉजिटिव। ये दोबारा से एच पॉजिटिव लेना इसका मुश्किल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका वीक कॉन्जुगेट एसिड होता है, इसका मतलब डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू लूज एच पॉजिटिव। ठीक है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है, इसका मतलब इजी टू गेन एच पॉजिटिव। ये एच पॉजिटिव बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है। वीक कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रॉन्ग वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड होता है, इसका मतलब वो इजी टू लूज एच पॉजिटिव होता है। ये है इसका सारा का सारा मामला। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है बेटा। Yes, sir. सर। ओके, चले अब यहाँ देखिएगा। अब ये सब डेरिवेशंस हैं। अब अक्सर बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर ये डेरिवेशन पेपर में आएगी या नहीं आएगी। बेटा आ सकती है, क्योंकि ये आपके एसएलओस का हिस्सा है। ठीक है, और अब इसमें कॉन्सेप्ट कहाँ है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डेरिवेशन है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर ये फॉर्मूला है के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बनता है वो मैंने यहाँ लिखा है, देखो। के डब्ल्यू इज रेफरिंग के जो आपका सॉल्यूशन है, यानी कि जो पानी है उसके अंदर एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है, के डब्ल्यू इज रेफरिंग दैट। ठीक है, के डब्ल्यू इज रेफरिंग के जो आपका पानी है उसके अंदर जो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव है उसकी जो कंसंट्रेशंस हैं वो इक्वल हैं। ठीक है। अच्छा, अब कब कोई एसिड एसिड हो जाता है, कोई कब कोई
बेस बेस हो जाता है, मतलब कब सॉल्यूशन जो है वो अपने आप को एसिड से बेस और बेस से एसिड में बदल लेता है, इसको समझ लो। तो इसको अगर मैं समझाऊं तो बेटा ये देखो, अगर दोनों इक्वल है, ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर H पॉजिटिव ज्यादा हो गया है तो एसिडिक है, और अगर OH नेगेटिव है तो बेसिक है। इस डेरिवेशन का जो मतलब वो कॉन्सेप्ट जो एमसीक्यू में कहीं आपको तंग करेगा वो यहाँ पे आता है। इसके अलावा जो एमसीक्यू में आपको तंग करने वाली चीज है वो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस वाली चीज है। एम्फोटेरिक वाली चीज के लिए ये एग्जांपल्स कुछ याद कर लो, काफी रहेगा। ठीक है, छोटी छोटी सी ट्रिक्स बता रहा हूँ, अगर ये आपको कुछ एग्जांपल्स याद हो जाएं, ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का समझ आ जाए, ठीक है, और ये आपके कुछ एमसीक्यूज तो निकल गए, एक आधा एमसीक्यू, ठीक है। अच्छा, पीएच प्लस पीओएच ये सब डेरिवेशन है, सबका सब डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन तो अभी कराने बैठा नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसलिए कोई फाइल तेजी से आगे जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स आ गए। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में इसके न्यूमेरिकल्स में नॉर्मली मैंने देखा है कि बच्चों को लॉग वगैरह लेना नहीं आ रहा होता, या वो गलती कर रहे होते हैं। तो बेटा ये प्रॉब्लम आप लोगों को खुद थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अ, आपके कैलकुलेटर में लॉग का एक बटन होता है, आप लॉग का बटन दबाते हैं तो आपके पास वो बता देता है कि आपको किसी भी नंबर का लॉग लेना हो तो। लेकिन कभी कभार बच्चे ये माइनस लिखना भूल जाते हैं तो गलती हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जब एंटी लॉग लेना होता है, अभी फिलहाल इन दोनों सवालों में तो एंटी लॉग नहीं लेना, लेकिन अगर एंटी लॉग लेना पड़े तो शिफ्ट दबा के आप वो लॉग वाला बटन दबाते हैं। अच्छा, दो बटन होते हैं, एक एलन का बटन होता है, एक लॉग का बटन होता है। लॉग का बटन दबाइएगा, ठीक है। शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाएंगे तो आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। शिफ्ट शिफ्ट दबा के आपने वो मल्टीप्लाई 10 करके कुछ लिखा आएगा, और ऊपर एक डब्बा बना होगा, कर्सर लिंक कर रहा होगा, ब्लिंक कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप अपनी ये जो भी पीएच की वैल्यू है, जैसे ये पीएच की वैल्यू है, इसको माइनस में करके पुट कर देना, 2.69 आपका आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग लेने का तरीका ये होता है, अक्सर बच्चे कैलकुलेटर चलाने में गलती करते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल, अगर आप यहाँ देखो तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। ये वाला एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है, वो भी ट्रिकी कोई ऐसा नहीं है। कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच 10 ग्राम HCl इन 800 ml सॉल्यूशन। अब पीएच और पीओएच निकालने के लिए आपको H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दी हुई होती है, जैसे यहाँ दी हुई है, यहाँ दी हुई है। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन नहीं दी हुई, यहाँ पे मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो एग्जामिनर है वो चाह रहा है कि आप पहले तो वॉल्यूम निकालें, और जब आप वॉल्यूम निकाल लेंगे तो वॉल्यूम निकालने के बाद फिर उसी की मदद से आप जो है वो यहाँ पे ये मालूम कर लें कि इसके पीएच या पीओएच क्या है। तो ये एक अप्रोच है आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे पहले ये मालूम कर लें और फिर वो मालूम कर लें, तो मोलैरिटी और ये आ गया फिर आपके पास। फाइनली आपने यहाँ पे पीएच, देखो ये हमने पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके मोलैरिटी मालूम कर ली, ठीक है। अब ये जो मोलैरिटी है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने मोलैरिटी पुट की, ये पीएच आ गई। जब पीएच आपने पुट करी तो आपके पास 14 में से माइनस करोगे ये वाली वैल्यू को, तो ये पीओएच की वैल्यू दे देगा। तो आपको पीएच और पीओएच दोनों निकालने का था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर NaOH दिया हुआ है, पीएच और पीओएच मालूम करने कह रहे हैं। अब इसके अंदर क्या करोगे, इसमें पहले पीओएच निकालोगे। जब पीओएच आ जाएगा तो पीएच और प्लस पीओएच का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो सीधे सीधे पीएच माइनस करके आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल कोई ऐसे मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं होते, बहुत सीधे सीधे और सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं ये वाले। तो हम इसमें इतना टाइम नहीं खपा रहे, आगे जाते हैं। ये बहुत अगेन एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, समझने वाला कॉन्सेप्ट और याद रखने वाला कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास इस चैप्टर का। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आपसे, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि बेटा पीएच और पीएच इनवर्सली रिलेटेड है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के। जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगा पीएच उतना कम होगा, और जितना पीएच ज्यादा होगा उतना H पॉजिटिव कम होगा। सेम गोज फॉर पीओएच, ठीक है। तो ये चीज आपको जहन में रखनी है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है, और आगे भी काम आएगा, सेकेंड ईयर में भी काम आएगा। अभी भी हो सकता है कहीं जगह कॉन्सेप्ट में कहीं ये कहीं ना कहीं यूज हो जाए, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के ए, ये भी पूरी डेरिवेशन है। डेरिवेशन, ये पूरा ये फॉर्मूला है के ए का, ये पी के ए का फॉर्मूला है। के ए की आप जस्ट कुछ भी नहीं करना है, नेगेटिव लॉग लेना है तो वो पी के ए आ जाता है। ये डेरिवेशन है पूरी आपके पास के बी की, उसके नेगेटिव लॉग ले लोगे तो पी के बी बन जाएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है आगे और वहां पे भी, कि के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। यानी के ए जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड उतना ज्यादा होगा, पी के उतना कम होगा।
के बी जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ ऑफ बेस उतनी ज्यादा होगी, पी के भी उतना कम होगी। अब ये रिलेशनशिप आ गया के ए और के बी का। अच्छा, अक्सर बच्चे इस रिलेशनशिप में गड़बड़ करते हैं। वो गड़बड़ ये करते हैं, वो ये समझते हैं, मतलब जब तैयारी करने बैठ रहे होते हैं तो ये समझते हैं कि किसी भी एसिड का के ए और किसी भी बेस का के बी, ये उसका जो है वो रिलेशन है। तो इसका जवाब ये है कि नहीं बेटा, ये किसी भी एसिड का के ए, ये किसी भी एसिड का के बी नहीं है। ये दरअसल एक ही एसिड के के और के बी है। अब ये सवाल उठता है कि सर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटा। देखो जरा, ये वाली इक्वेशन देखो। इधर ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के के और के बी के दरमियान कोई रिलेशन नहीं होता। अब देखो कैसे होगा। HCl को पानी में डाला तुमने तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड बना और ये कॉन्जुगेट बेस बना। अब इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिखो, यानी कि Cl नेगेटिव का रिएक्शन H2O वाटर से कराओ, यानी कि कॉन्जुगेट बेस है ना, अब इसका रिएक्शन कराओ। तो एसिड है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये आया। अब कॉन्जु ये बेस है, इस बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कराओ, ये वाटर है। ये क्या देगा? ये देगा H पॉजिटिव। Cl को मिला, ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड किसका? बेस Cl नेगेटिव का। और साथ में आ गया OH नेगेटिव। अब ये देखो, इन दोनों के दरमियान रिलेशन है, दो अलग अलग एसिड और बेस के दरमियान नहीं है। एक ही एसिड से बनने वाले कॉन्जुगेट बेस को जब वो बेस की तरह बिहेव कर रहा हो, तो उसका जो Kb है और जो उसी के एसिड का Ka है, इन दोनों का रिलेशन है बेसिकली ये बात मेरी समझ में आती है? थोड़ी मुश्किल बात है, क्या ये क्लियर है सबको? सर एक बार रिपीट कर दो। देखो जी, मैं देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ, अक्सर लोगों का ये गुमान होता है, बच्चों का ये गुमान होता है। बच्चों का गुमान इसलिए होता है क्योंकि आमतौर पे टीचर्स ना ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझाए बगैर डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। रिलेशन बिटवीन के एंड के बी। बेटा के, अच्छा ये मेरी ये गलती है, इसको भी जरा सही कर लो। ये के ए प्लस के बी नहीं है, ये के ए इंटू के बी है बेटा, ये मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, ठीक है। तो अक्सर जो है वो बच्चे ये करते हैं कि वो बोलते हैं कि सर, टीचर्स जो है वो बस ये हेडिंग डलवाई और डेरिवेशन शुरू कर दी। वो ये समझाते ही नहीं है कि ये बात क्या हो रही है। अब बच्चे इसकी वजह से ना, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना, तो वो मन के सच्चे बच्चे क्या सोच लेते हैं कि भाई कोई भी एसिड का के ए और किसी भी बेस का के बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो के डब्ल्यू आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। ये सिर्फ तब मुमकिन होता है जब एक ही एसिड का के ए, ठीक है, उसी के ही बेस से, मतलब जो एसिड है बेसिकली उसी के जो एसिड है उसी के बेस से जब वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, तो वो के डब्ल्यू देता है। तो मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेट भी किया हुआ है, देखो कि ये HCl एक एसिड है, इसको पानी में डाला, इसने अपना कॉन्जुगेट बेस बनाया। अब ये कॉन्जुगेट बेस जब बेस की तरह बिहेव करेगा, यानी कि जब इसको हम अकेले इंडिविजुअली Cl नेगेटिव को पकड़ के पानी में डाल देंगे, तो ये बेस की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा? पानी से H, पानी से H पॉजिटिव जो है वो बाहर निकालेगा, ठीक है, पानी से ही H पॉजिटिव बाहर निकालेगा। और H पॉजिटिव बाहर निकालने के बाद ये अपने साथ जोड़कर HCl बना देगा। अब ये रिएक्शन एक बेसिक रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एसिड रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन का के ए होगा और इसका के बी होगा। ये के और के बी कुछ नहीं है बेटा, ये वही है जो पिछले चैप्टर में के सी के पी के एन था ना, ये वही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। इनका रिलेशन होगा ये। क्या ये क्लियर होता है? यस सर। ओके, चलें आगे चलते हैं। अब अगेन ये देखो, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपको नहीं करानी मुझे। अब यहाँ पर आकर फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब देखो, ये के इंटू के बी रिलेशन आ गया, इनके ऊपर लॉग अप्लाई करो तो ये हो जाएगा पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14, ये सारी चीजें। अब इक्वेशन है, यानी कि इसको कंसिडर करते हुए हम कुछ रिलेशन बना रहे हैं। देखो, के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए इज इक्वल टू के बी, यानी कि के बी जो है वो के ए से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर के बी ज्यादा होगा तो के ए ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। और के ए अगर ज्यादा होगा तो के बी कम हो जाएगा, दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। तभी तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, समझना इस चीज को, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है। ये रिलेशन ही ये यही बात साबित कर रहा है। खुद सोचो ना, HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो के ए क्या होगा? के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी, ये यही रिलेशन बनेगा, के इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी।
कहाँ गया? ये रहा। ठीक है बेटा, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। तो ये आपके पास आ गया पूरा इसका कॉन्सेप्ट कि यार ये जो है, अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। ये ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली के बी कम हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है बेटा। ओके। अच्छा, अब हम आ गए हैं न्यूमेरिकल्स पर। अच्छा, इसके जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो मैंने कॉमन एरर्स देखे हैं बच्चों के, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम वाले न्यूमेरिकल्स अच्छे नहीं आते। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स पर आपकी अच्छी ग्रिप होगी, आपको पता होगा कि आपको कब केसी मालूम करना है एंड उस केसी को मालूम करने की अप्रोच क्या है। ठीक है। और इसी तरीके से कब आपको कंसंट्रेशंस मालूम करनी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की विद द हेल्प ऑफ केसी। अगर आपको आपकी उनकी उसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपसे इसके न्यूमेरिकल में गलती नहीं होगी। और अगर आपके पास आपकी उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप इस इन न्यूमेरिकल्स में भी गलती करोगे, क्योंकि अप्रोच बिल्कुल सेम है। सिर्फ फर्क बेटा लफ्जों का है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला का थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो एच एफ यहाँ पे वाटर नहीं आता, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट होता है तो सॉल्वेंट को कंसिडर नहीं किया जाता। इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है, बाकी पूरी की पूरी अप्रोच वही केमिकल इक्विलिब्रियम वाली है। तो अगर कोई बच्चा एसिड बेस को अपने ईआरक्यू के लिए टारगेट कर रहा है, फॉर एग्जाम, मतलब वो चाह रहा है कि यार मैं सॉल्यूशन कोलाइड छोड़ के एसिड बेस की तरफ जाऊंगा, तो उसको अपने न्यूमेरिकल्स बहुत पक्के करने पड़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के भी। तभी जाकर उसके ये न्यूमेरिकल्स पक्के होंगे, क्योंकि एसिड बेस से न्यूमेरिकल तो आएगा। ये तो आप मेरी बात कहीं लिख लीजिए कि पेपर में न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। 2 नंबर, 4 नंबर का, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अब वो टॉपिक कौन सा होगा ये मैं नहीं बता सकता, आएगा न्यूमेरिकल लाजमी। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिएगा। अच्छा, फिर लेवलिंग इफेक्ट आता है। लेवलिंग इफेक्ट हमारे पास पास पेपर में मुझे जहन में नहीं पड़ रहा कि कहीं मैंने लेवलिंग इफेक्ट का क्वेश्चन देखा हो पास पेपर्स में। और कॉन्सेप्ट इसका ये है कि वो उर्दू का एक शेर है, कहते हैं ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। मतलब कि अगर पानी के अंदर मैं HCl डालूं, HNO3 डालूं और H2SO4 डालूं, तो पानी जो है इन सारे एसिड्स को डिकम्पोज कर देगा अपने उसके अंदर, आइंस के अंदर। और ये सारे के सारे एसिड्स स्ट्रॉन्ग मालूम होंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिसोसिएशन दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, किसी एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा, किसी की कम होती है। तो ऐसा सॉल्वेंट जो सबको एक जैसा देख ले, उसे लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, समझ आ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट डेफिनेशन वगैरह भी इसमें आती है और उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। फिर आ जाते हैं हम लेविस एसिड लेविस बेस पे। अच्छा, एक मरतबा सवाल मैंने पेपर में देखा था कि वो कुछ सब्सटेंसेस दिए गए थे नाम, और उनसे कह रहे थे कि आप इनको क्लासिफाई कर दीजिए लिविस एसिड और लिविस बेस में। तो बेटा ये मैंने कुछ क्लासिफिकेशन लिखी है कि लिविस के हिसाब से एसिड कौन होता है, बेस कौन होता है। देखो, लिविस के हिसाब से एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरे की बात नहीं कर रहे। ब्रॉन्स्टेड लॉरे में एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, फर्क है दोनों में। ब्रॉन्स्टेड लॉरे में बात प्रोटॉन पर हो रही है, लिविस में बात इलेक्ट्रॉन पर हो रही है। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरे में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सॉरी प्रोटॉन डोनर है एसिड, और इसमें प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एसिड। ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर, ऐसे याद रख लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर और लिविस बेस। अच्छा, अब लिविस एसिड कौन कौन हो सकता है, ठीक है ना। इसको समझते हैं। हर वो चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह हो, या इलेक्ट्रॉन की जिसके जिस चीज के अंदर कमी हो, वो सब के सब लिविस एसिड हो सकते हैं। अब जरा देखना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हर वो पॉजिटिव आइन, हर वो आइन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो लिविस एसिड है। ठीक है ना। एवरी पॉजिटिव स्पीशी, ये तो खैर मैंने लिख दिया। वेकेंट ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रोफाइल या वेकेंट ऑर्बिटल। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल भी वही है, पॉजिटिव स्पीशी को ही कहते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो दिखने में तो न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर फिर भी खाली ऑर्बिटल्स मौजूद हों। ठीक है, मतलब कोई कंपाउंड ऐसा जो न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है।
ठीक है, लेकिन उसके अंदर खाली ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी हुई भी रखी हुई है, देखो BF3 है। अब बोरॉन सेंट्रल एटम है, इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट में आने के बावजूद भी जेड का ऑर्बिटल पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है, देखो। जो जेड का ऑर्बिटल पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन को रख सकता है ना अपने अंदर आसानी से। तो जब वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को आसानी से रख सकता है, वाले तो ये फोन एसिड हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से लिविस बेस में आ जाओ, हर वो चीज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, जो न्यूक्लियोफाइल हो, ठीक है ना, हर वो चीज जो फिल्ड ऑर्बिटल रखता हो या जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको आप लेविस बेस कहते हो। यानी कि जिसके अंदर सारे ऑर्बिटल्स भरे हो, जिसका पेट ऊपर तक भरा हुआ हो, एसिडिटी हो रही हो, उसको लेविस बेस कहते हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर, यस सर। ओके। एक मिनट बेटा। अच्छा यार, ये अब है बफर सॉल्यूशन, और बफर सॉल्यूशन एक बड़ी तफसील से मैंने अपने लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया है, लेकिन मैं आपको जस्ट समराइज बताऊंगा। बफर सॉल्यूशन क्या होता है भाई? एक ऐसा सॉल्यूशन बेटा जो अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करे। मतलब हम पानी के अंदर अगर एक कतरा भी एसिड गिरा देना, पानी की पीएच बदल जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर एक कतरा भी एसिड या बेस पड़ जाए तो उनकी पीएच बदल जाती है। लेकिन बफर सॉल्यूशन एक ऐसा लिक्विड होता है, एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके अंदर अगर आप थोड़ा बहुत एसिड या थोड़ा बहुत बेस डालो, तो उसकी पीएच पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो पीएच है वो वही रहती है। दिस इज बफर सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बफर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन बनता कैसे। देखो, बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने करना ये होता है कि हम अ, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी वीक एसिड लेते हैं या कोई भी वीक बेस लेते हैं। ठीक है। इन दोनों को रिएक्ट करते हैं, वीक एसिड सॉल्यूशन और वीक बेस सॉल्यूशन लेते हैं, और इनको मिक्स करते हैं इसी के कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट सॉल्यूशन से, और यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो नतीजे में आपके पास क्या बन जाता है? इधर बन जाता है आपके पास एसिडिक बफर, और इधर बन जाता है आपके पास बेसिक बफर। इधर एसिडिक बफर और इधर बेसिक बफर। ठीक है। ये इसको बनाने का तरीका है। वीक एसिड में उसी के ही कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, और वीक बेस में उसी के कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट। ठीक है। तो वीक एसिड में कॉन्जुगेट उसी के कॉन्जुगेट बेस का जब सॉल्ट ऐड किया जाता है तो एसिडिक बफर होता है, और वीक बेस में जब उसी के कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट ऐड किया जाता है तो वो बेसिक बफर होता है। अब ये काम किस तरीके से करता है? काम याद रखना कि अगर एसिडिक बफर है, ठीक है, बफर एक एक करके देखेंगे। अगर एसिडिक बफर है तो उसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं। एसिडिक बफर में या तो आप एसिड डालोगे या बेस डालोगे। एसिडिक बफर में अगर तुम एसिड डालोगे, ठीक है, अगर तुम एसिडिक बफर में एसिड मिलाओगे, तो उसकी जो पीएच है, बफर की जो पीएच है, वो मतलब उसमें कंसंट्रेशन में होगा ये कि एसिड में इजाफा हो जाएगा, सॉल्ट में कमी हो जाएगी। इसको समझने से पहले एक चीज और देखो। ये एक इक्वेशन है, ये देखो, ये एक इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, और ये बफर सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन यूज होती है। अब इस इक्वेशन में किसी भी एसिड का, जो किसी भी बफर सॉल्यूशन का मुझे पीएच निकालने के लिए कहा जाता है, तो पीएच ये है। उस पर्टिकुलर उस बफर सॉल्यूशन में जो पर्टिकुलर एसिड है उसका पी के ए होता है, लॉग होता है।
जो सॉल्ट होता है उसके कंसंट्रेशन, जो एसिड हमने सॉल्यूशन मिलाया होता है उसकी कंसंट्रेशन, जब इन सबको सॉल्व करते हैं तो हमें हमारे बफर सॉल्यूशन की पीएच मिलती है। अब होता क्या है, इसी बफर सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं थोड़ा बहुत एसिड ऐड कर दूं या थोड़ा बहुत बेस ऐड कर दूं, ठीक है, एसिड या थोड़ा बहुत बेस अगर मैं ऐड कर दूं, तो होता क्या है कि इसकी पीएच में चेंज आता है। अब वो चेंज क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड में इजाफा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको वापस ले आके बताता हूँ। यहाँ देखो, बेसिक बफर आ गया, ये यहाँ देखो, ये देखो, जब आप एसिड ऐड करते हो बफर में तो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन बढ़ता है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से एसिड की पीएच बढ़ती है और एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। बस ये बात याद रखना, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल देता हूँ और उसमें समझाता हूँ। देखो, ये न्यूमेरिकल एग्जांपल देखो, ये रही, नहीं ये नहीं, हाँ ये सही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, हमारे पास ये रहा सवाल, बफर सॉल्यूशन हैज बीन, A buffer solution has been prepared by mixing 0.2 molar CH3COONA and 0.5 molar CH3COOH in 1 dm cube of solution। तो ये कंसंट्रेशन आ गई सॉल्ट की बेटा, ये कंसंट्रेशन आ गई तुम्हारे पास एसिड की। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की पीएच मालूम करो। पीके ऑफ एसिड इज दिस, कभी कभार पीके गिवन होता है, कभी कभार नहीं होता, आपको निकालना होता है। हाउ डज द वैल्यू ऑफ पीएच चेंज बाय एडिंग द, बाय एडिंग 0.1 मोल ऑफ NaOH एंड 0.1 मोल ऑफ HCl। अब पीएच कैसे बदलेगी, सबसे पहले तो आप पीएच मालूम करो बफर की, कैसे, ये देखो, सॉल्ट की जगह पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन, एसिड की जगह पे एसिड की कंसंट्रेशन, पीके की जगह पे पीके की वैल्यू, सबको मल्टीप्लाई वगैरह किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया 4.34। अब आपने इस बफर सॉल्यूशन के अंदर 0.1 मोलर क्या ऐड किया, NaOH। ठीक है, अब 0.1 मोलर NaOH यानी बेस ऐड करने का मतलब ये होता है, जब आप बेस ऐड करते हैं एसिडिक बफर में तो सॉल्ट बढ़ता है, एसिड कम होता है। सही है, सॉल्ट बढ़ता है, एसिड कम होता है। फिर कह रहा हूं, सॉल्ट बढ़ता है, एसिड कम होता है। सॉल्ट कितना बढ़ता है, एसिड कितना कम होता है, सर उतना ही जितना आपने बेस डाला है। ठीक है, जितना आपने बेस डाला होगा सॉल्ट उतना ही बढ़ेगा और एसिड उतना ही कम होगा। जैसे 0.1 मोलर डाला था पहले, सॉल्ट कितना था 0.2, तो वो बढ़कर 0.3 हो जाएगा। एसिड पहले कितना था 0.4, तो वो कम होकर 0.4 हो जाएगा। 5 था, अब 0.4 हो जाएगा। जब आप एसिड मिलाओगे तो एसिड में उल्टा होगा, एसिड बढ़ेगा सॉल्ट कम होगा, कितना, उतना जितना एसिड मिलाया है। 0.1 है, देखो एसिड पहले 0.2 था, अब वो 0.5 था, अब 0.6 हो जाएगा। सॉल्ट पहले 0.2 था, वो उतना ही कम हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली चीज याद रखनी है कि जितना आप एसिड या बेस मिलाओगे वो उतने हिसाब से इफेक्ट क्रिएट करेगा। एसिड बफर में अगर तुम एसिड मिलाओगे तो लाजमी सी बात है कि वो एसिड को बढ़ाएगा, सॉल्ट को कम करेगा। और एसिड बफर में जब तुम बेसिक को बेस डालोगे तो वो लाजमी सी बात है सॉल्ट को यानी कि बेस को बढ़ाएगा और एसिड को कम करेगा। और इसी तरीके से उल्टा है, ऐसे ही बेसिक बफर में, अगर बेसिक बफर में तुमने एसिड मिलाया, ठीक है, तो क्या होगा, वो बेस की कंसंट्रेशन को कम और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। और अगर बेसिक बफर में तुमने बेस मिलाया तो वो बेस की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कम कर देगा। ये है, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये तो सिर्फ टोटल टॉपिक ऐसा है जो आपको रटने वाला है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है। होप सो ये क्लियर हुआ हो, अगले चैप्टर की तरफ चलूं। सर ये बफर वाला लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। अगर एसिडिक बफर है उसमें एसिड डालोगे तो एसिड बढ़ेगा, सॉल्ट कम होगा। बेस डालोगे तो एसिड कम होगा, सॉल्ट बढ़ेगा। ठीक है, अगर बेसिक बफर है और बेस डालोगे तो बेस बढ़ेगा, सॉल्ट कम होगा। ठीक है, और अगर बेसिक बफर में एसिड डालोगे तो सॉल्ट बढ़ेगा, बेस कम हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि एसिडिक बफर है या बेसिक बफर। ये आपको खुद अंदाजा करना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है, तो मुझे पता है कि ये CH3COOH एक एसिटिक एसिड होता है। तो ऐसा नहीं बताया जाएगा कि एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है। आपको फॉर्म ओके सर। लफ्जों से पढ़कर अंदाजा करना पड़ेगा। अच्छा भाई, ये केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इसलिए इसको मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, बल्कि जितना रैपिडली हो सकता है उसको निकालूंगा। इसके न्यूमेरिकल मेरा मेजर फोकस रहेंगे। काइनेटिक्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन से इफेक्ट करता है। रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन को कहते हैं। रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ये सारी चीजें पता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये चीज न्यूमेरिकल में मैं कवर कराऊंगा। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो कोफिशिएंट होता है किसी भी इक्वेशन के अंदर, इस कोफिशिएंट को प्लस, इन कोफिशिएंट्स को प्लस कर लो तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो नहीं मिलता। ऐसा करने से कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता। ये 100% ट्रू केस नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली पता करता है। ठीक है। और अब ये देखो, ये ऑर्डर किस तरीके से निकाले जाएंगे। मुझे किसी बच्चे ने सवाल भेजा था, अगर वो क्लास में है तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैंने कहा था मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। इस तरह का एक टेबल क्वेश्चन भेजा था मुझे किसी स्टूडेंट ने, और मैंने कहा था मैं क्लास में डिस्कस करवा दूंगा। अब मुझे नहीं पता, मुझे याद कि मुझे किस बच्चे ने भेजा था। मैंने कहा जरूर था कि मैं क्लास में करा दूंगा। इस तरह का टेबल क्वेश्चन था ऑर्डर और रेट निकालने का, किसी ने भेजा था मुझे। शायद स्टूडेंट नहीं है क्लास में, किसी बच्चे ने भेजा था और मैंने ये कहा था। खैर, अब मैं खुद से ही करा देता हूँ भाई। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो तरीकेकार है वो ये होता है कि दो चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें क्या हैं? वो दो चीजें ये होती हैं कि आपको, ये देखो, या तो कंसंट्रेशंस सेम मिलती हैं या अलग अलग मिलती हैं। तो मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में अक्सर बेशतर आ जाता है रेट का। तो मैंने सोचा कि सर एक क्वेश्चन है। जी। जो भी आप जिन नोट्स से पढ़ा रहे हैं ये कहीं से हमें एक्सेसिबल है, हम कहीं से एक्सेस कर सकते हैं नोट्स को? बेटा, ये नहीं आप कर सकते। देखो, ऑनेस्टली अगर आप मेरी स्क्रीन को देखो तो इस वक्त कितने टैब्स खुले हुए हैं। जी। ठीक है। ये इधर खुले हुए हैं, फिर इधर अलग अलग जो जो सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं वो अलग हैं। मैं भेज सकता हूँ चीजें, लेकिन वो इतनी ज्यादा हैं, इतनी अलग अलग हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। भेजता तो हूँ। मेरे स्टूडेंट्स जो EM1 के हैं, अगर आपसे कोई आप उनके आप राब्ते में हो तो आप उनसे ले सकते हो। उनको भेजी होंगी मैंने चीज़ें, अदरवाइज आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं भेज दूंगा कुछ चीज़ें जो है, जो मेरे पास मोबाइल में होंगी। क्योंकि इस वक्त मैं इतना मतलब अब एग्जॉस्ट हो चुका हूँ सुबह से पढ़ाते हुए कि ना अब मुझे लैपटॉप बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे अभी भी एटलीस्ट जाना है क्लास लेने, कुछ समझाना है आप लोगों को। खैर, तो मुझे बता देना, मैं भेजता हूँ जितना पॉसिबल हुआ मेरे पास मोबाइल में जो चीज़ें हुई, आई विल सेंड यू। ठीक है। खैर, थैंक यू सर। तो ये बहुत छोटा हो गया यार। सॉल्यूशन सिर्फ उसी का ही हुआ है, नहीं इसका भी हुआ। चलो, ऑर्डर क्या बन रहा है? M2। सही। देखो जरा, ये एक क्वेश्चन है आपके पास। इसमें ये एक रेट टेबल दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि आप इस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। देखो, एक बात ध्यान में रखना है कि ऑर्डर जो है ना वो अलग अलग निकाला जाता है जितने रिएक्टेंट्स हैं उनका, और फिर उनको सम किया जाता है। अब देखो कैसे निकाला जाएगा, इसका तरीकाकार ये होता है कि आप दो रिएक्शंस को कंपेयर करते हैं। पहले तो रेट एक्सप्रेशन लिखना देख लो। रेट एक्सप्रेशंस किस तरीके से लिखी जाती है, देखो। अगर मेरे पास ये रिएक्शन है A+B जो कि प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसकी रेट एक्सप्रेशन क्या होगी? रेट विल बी इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अभी मुझे M और N लिखूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता इन दोनों के अभी ऑर्डर क्या है। जब ऑर्डर पता चलेंगे तो मैं इनको फिल कर सकता हूँ। बट रेट मुझे यहाँ से मिल सकता है, K की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो दिस इज
रेट। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सपेरिमेंट 1 की भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंट 2 की भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंट 3 की भी हो सकती है। फर्क क्या होगा, तीनों जगह पे रेट अलग अलग पुट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अभी मैं ए के रिस्पेक्ट से ऑर्डर निकालने जा रहा हूँ, ये रहा ए। जब मुझे ए के रिस्पेक्ट से ऑर्डर निकालना है तो मैं बी को कांस्टेंट कर दूंगा। मतलब मैं ऐसे दो एक्सपेरिमेंट्स को कंसीडर करूंगा जहां पे बी कांस्टेंट हो। जरा देखो, मुझे ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए, मैंने क्या किया, मैंने ऐसे दो रिएक्शंस कंसीडर किए होंगे जहां पे बी कांस्टेंट हो, वो है 1 और 2। इसमें बी में कोई चेंज नहीं आ रहा, देख लो। ये क्या किया मैंने, ये 1 और 2 लिखा हुआ है ना। अब मैं यहाँ पे देखो कंपेयर कर रहा हूँ रिएक्शन 2 के पूरे रेट लॉ को रिएक्शन 1 के पूरे रेट लॉ से कंपेयर कर रहा हूँ। सर के तो है ही नहीं, नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, के तो गायब हो गया। बेटा के कैंसिल कर दिया ना मैंने, खुद देखो ना, अगर यहाँ पे के कांस्टेंट है, ऊपर भी वही रहेगा नीचे भी वही रहेगा, तो सेम है तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से बी में भी जब तुम वैल्यू पुट करोगे 0.1 की पावर एन और 0.1 की पावर एन, तो ये भी सेम हो गया अगेन, ये भी पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, ये बचा आपके पास। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करके आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करते करते आपको ये नजर आएगा कि इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर एम, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। 2 की पावर एम इज इक्वल टू 4। अब 4 जो है वो 2 की पावर होता है, मैंने 4 को तोड़ लिया 2 की पावर स्क्वायर में। क्यों तोड़ा, ताकि दोनों तरफ बेसिस सेम हो जाए और हमारे पास हम मैथ्स का रूल अप्लाई कर लें। कौन सा रूल है, जब बेसिस दो सेम होती हैं तो उनका जो ऑपोजिट एंड पर जो उनकी पावर्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो इसलिए m बराबर आ गया 2 के। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाइए बी पर। अब जब बी मालूम करना है तो बी के लिए मैं क्या करूंगा, बी के लिए मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कंसिडर करूंगा जहां पर ए कांस्टेंट हो। तो मैं अगर सवाल में देखूं जाके तो ए मुझे 1 और 3 में कांस्टेंट नजर आ रहा है, तो 1 और 3 इक्वेशन, मतलब 1 और 3 के रेट एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दो, ए पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। रेट एक्सप्रेशन पुट करो, रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1, रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 3, इनकी वैल्यू पुट करो, डिवाइड करो, एन की वैल्यू सीधे सीधे 1 आ जाएगी। बाद में इन दोनों को प्लस करो, ऑर्डर आ गया। देखो ये वाला सवाल क्या था, ये वाला सवाल तो वो था कि जिस वक्त आपके पास रिलेशन बहुत आसानी से बन रहा था। अब देखो इस सवाल में एक प्रॉब्लम है। इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है, इस सवाल में प्रॉब्लम ये है, ये AQB पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है, इस सवाल में प्रॉब्लम ये है कि देखो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस की तीनों के तीनों कंसंट्रेशंस डिफरेंट है। और मैंने तो ऐसा कोई केस कराया ही नहीं है, मैंने तो आपको वो केस कराया था जिसमें एक की दो कंसंट्रेशन एक जैसी थी। तो ऐसे सवाल से कैसे मतलब निपटा जाए, ऐसे सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, देखो तरीका मेरा कुछ नहीं बदलेगा, तरीका मेरा अभी भी वही है। ठीक है, तरीका अभी भी मेरा वही है। देखो मैं कैसे करूंगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसके रिस्पेक्ट से ऑर्डर क्या बनेगा, कैसे निकालूंगा। जब मुझे इसके रिस्पेक्ट से ऑर्डर निकालना है अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट से, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐसे दो एक्सपेरिमेंट कंसिडर करने पड़ेंगे जहां पे दूसरी वाली स्पीशी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो मैं पहला और दूसरे को कंसिडर कर लेता हूँ, देखो मैंने वही किया, ऐसे पुट किया रेट करके। ये के आ गया, ये पहला वाला आ गया, ये दूसरा वाला स्पीशी आ गया। अब के पूरा कैंसिल हो गया, NaOH की वैल्यू मैंने पुट करके कैंसिल कर दी, चाहता तो मैं ऊपर भी कैंसिल कर सकता था, लेकिन मैंने पुट करके कैंसिल किए। अब रेट मैंने पुट किया, रेट को मैंने डिवाइड किया, ये 1.5 आ गया, इधर भी इन दोनों को डिवाइड किया, 1.5 आ गया। अगेन गौर से देखो बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होती है तो पावर भी इक्वल हो जाती है। अब मुझे m का आंसर पता चल गया। अब मुझे NaOH पता करना है, ठीक है। अब NaOH के लिए सर क्या करें, यहाँ तो एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट ही नहीं है। बेटा कांस्टेंट नहीं है ना, कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी दो सिलेक्ट कर लो, 1 2 कर लो। बल्कि नहीं, 1 2 नहीं कंसिडर करो, ऐसे कंसिडर करो जहां पर तुम्हारा NaOH तो चेंज हो रहा हो ना, NaOH का तो चेंज देखना पड़ेगा, या तो 1 3 कर लो या 2 3 कर लो, मर्जी तुम्हारी है। मैंने 2 3 कंसिडर किया, उन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ आपस में। ठीक है, अब जब इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, ये रेट आ गया, इन दोनों को मतलब इनके रेट की वैल्यूज मैंने पुट कर ली। फिर आपके पास ये आ गया 0.045 एंड 0.4540, सबकी वैल्यूज पुट करी। अच्छा, m की वैल्यू मैंने पीछे निकाली थी 1, इसको मैंने 1 पुट कर दिया, इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा, ये आ गया। ठीक है, अब 0.88 को उधर भेजा, 1.66 से डिवाइड किया, तो वो आ गया 2, 2 की पावर 2, मतलब 2 इधर और 2 इधर, बेसिस सेम पावर इक्वल हो जाएंगी, तो N1 और M1 दोनों ये आ गए। ये वो न्यूमेरिकल है जो आपके AQB में आ चुका है।
ठीक है, ये AQB से ही पास पेपर की क्वेश्चन है। इसी तरीके से इसमें एक और सवाल मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था, मैंने करवाया था उसको, मैं वो देख लेता हूँ उसका सॉल्यूशन, डायरेक्ट आप लोगों को सिर्फ सॉल्यूशन समझाता हूँ कि क्या उसमें हुआ। मिल गया, ये देखो। ये सवाल है बड़ा मजेदार, क्योंकि इसमें ना बच्चे, मतलब 90% चांस है कि समझो गलती करते हैं बच्चे। अच्छा, अब वो देखते हैं क्या। द रेट कांस्टेंट के फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिस NO2 NOO2, ठीक है। राइट द रेट एक्सप्रेशन। आप रेट एक्सप्रेशन लिखें पहले, तो ये रिएक्टेंट है बेटा, रेट एक्सप्रेशन क्या होगी, रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के NO, और कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2, ये हमारे पास वो होगा। देखो, एक मिनट बेटा, ये चलते चलते इसका ना थोड़ा सा दिमाग में खराब हो जाता है। क्या जिल्लत है यार। हम्म, देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, और इसमें आपसे वो कह रहा है कि यार आप ना ये जो है वो ये रेट एक्सप्रेशन लिखो। तो रेट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रेट एक्सप्रेशन, ये देखो, रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर 2, ठीक है। इसके बाद कह रहा है फाइंड द इनिशियल रेट व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज 0.75। रेट मालूम करो जब इसकी कंसंट्रेशन ये है, सिंपली जस्ट मैंने 0.75 पुट किया। अच्छा, ये के की वैल्यू दी हुई है, द रेट कांस्टेंट के फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज दिस 1.8 एक्सपोनेंट -3, ये देखो, ये मैंने पुट किया, इनको मल्टीप्लाई वगैरह किया, तो मेरे पास रेट का आंसर ये आ गया। अच्छा, अब अगला सवाल है, फाइंड द रेट कांस्टेंट के व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज डबल्ड। अब क्या करूं? सर के तो टेम्परेचर पे डिपेंड है। एग्जैक्टली exactly. के तो सर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे नहीं। तो के का आंसर नहीं बदलना चाहिए सर, के यही रहना चाहिए। लेकिन बच्चे फिर क्या करते हैं, फिर भी क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, इसको कंसंट्रेशन को डबल करते हैं। NO2 को डबल किया, 1.5 कर लिया। 0.75 पहले था ना, देखो यहाँ पे 0.75 था, तब उसको डबल करते हैं 1.5 हो जाता है वो। और रेट की वैल्यू पिछले पार्ट में निकाली होती है उन्होंने, रेट की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। अब दोनों को डिवाइड करते हैं और बोलते हैं के ये आ गया। लेकिन जैसा सपोज मैंने बताया कि ये के तो कांस्टेंट होता है, और ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और हमारे पूरे सवाल में कहीं तज़किरा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो रेट चेंज नहीं होगा सर, अगर रेट चेंज नहीं होगा, यानी कि जो सॉरी के चेंज नहीं होगा, तो के ऐसा वाला आएगा कैसे। अब इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ नीचे किया है, देखो, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज 4 टाइम्स। है सर, ये कैसे पता चला आपको कि अगर NO2 को के रेट कंसंट्रेशन को डबल किया तो 4 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा? क्योंकि ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है बेटा, इस तरह से पता चल गया, क्योंकि NO2 के ऊपर स्क्वायर लगा है ना, ये सेकंड ऑर्डर है। तो जब मैंने यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन को डबल किया, यानी कि 4 से बढ़ाकर 1.5 किया, और के वही वाला पुट किया, तो ये रेट जो है वो 4 टाइम बढ़ना चाहिए, 4.05 एक्सपोनेंट -3। देखो 4 टाइम बन गया। अब ये मैंने जो है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, इसको लिखना नहीं है। नाउ दिस वैल्यू ऑफ रेट शुड बी पुट विद दिस कंसंट्रेशन टू गेट द के। अब देखो के वही आ गया पुराना वाला, नया के नहीं आया। और आपको पता है कि ये जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर से वैसे ही हवा खला में निकाला नहीं जाता है, ऑर्डर का बड़ा काम होता है बेटा। ये देखो, ऑर्डर जो है ना आपको बहुत सारी चीजें समझाता है। अब जरा यहाँ पे देखना, ए और बी के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो ए की कंसंट्रेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ। तो बी की ये जो रेट में है क्या चेंज आ रहा है, जरा गौर से देखो यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों से ही सवाल पूछना शुरू हो जाऊं,
कि यहाँ पे 1 से 2 आने में आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो, लेकिन रेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट से रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। ये तो हमें ऐसे ही समझ में आ जाता है। कैलकुलेट करना तो बात की बात है, ये तो ट्रिक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पे मैं इसको डबल कर रहा होता और ये बजाय मल्टीप्लाई बाय 4, तो मतलब ये तो सेकंड ऑर्डर पे आ गया। अगर ये बजाय 1 एक्सपोनेंट 4 होने के ये 8 एक्सपोनेंट -3 हो रहा होता लेट से, तो ये 8 टाइम्स बढ़ गया। 8 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, ऑर्डर ऑर्डर इसका 3 आ गया, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है ना। अब यहाँ पे इसको मैंने डबल कर रहा हूँ, जैसे यहाँ देखो 0। अब इस हिसाब में देखो 1 और 3 के रिस्पेक्ट से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो ऑर्डर में हमारे पास क्या चेंज आया, ऑर्डर भी मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ। यानी कि जितना मैंने इसको मल्टीप्लाई किया उतना ही ये खुद मल्टीप्लाई हो गया। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ऑर्डर 1 होता है। ये है गेम इसका। मतलब मैं टेबल सॉल्व किए बगैर भी पता कर सकता हूँ कि टेबल इन चीजों का ऑर्डर क्या है। ये ट्रिक मुझे नहीं पता कि आप लोगों को आती थी या नहीं आती थी, लेकिन इस ट्रिक का इस्तेमाल एप्टीट्यूड में किया जाता है। एप्टीट्यूड में इतना बड़ा सॉल्यूशन थोड़ी करते हैं कोई बैठ के। एप्टीट्यूड में अगर टेबल आता है और उससे ऑर्डर ऑर्डर या रेट एक्सप्रेशन कुछ निकालनी होती है तो उससे यही करते हैं। देखते हैं ये कितना मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये कितना मल्टीप्लाई हुआ, उसके हिसाब से अंदाजा कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। किस किस को ये वाली ट्रिक आती है, मतलब ये बॉक्स वाला तरीका पता है, किस तरीके से देख के किया जा सकता है? सर हमें ऐसे ही करवाया है कॉलेज सर में। आती है। गुड। लेकिन बेटा वैसे करवाना तो ठीक है, लेकिन पेपर में सीआरक्यू में वैसे मत कर देना। ये भी एक चीज समझ लो। अगर आपको ऐसे ट्रिक आती है तो सही है, अच्छी बात है, लेकिन सीआरक्यू आ जाए तो उठा के ऐसे मत कर देना, क्योंकि सीआरक्यू में उसको जो भी है वो, ठीक है ना, उसको सॉल्यूशन चाहिए। तुम सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो ना। सीआरक्यू ईआरक्यू में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये ट्रिक का इस्तेमाल मत करना, ठीक है? जी। सर चलो जी बेटे। सर ये जैसे हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है, ये ऊपर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड वाली थी इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास कोफिशिएंट्स वगैरह लिखे हुए थे। तो जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो उन कोफिशिएंट्स का कोई इफेक्ट होगा स्टेट पे? बेटा मतलब अगर जैसे पावर को मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया। मैंने ये हम कोफिशिएंट लगाया हुआ है ना पावर में, तो है तो ये चीज वैसे ही। तुम क्या कहना चाह रही हो? बोलो। मेरे ख्याल से मिस हो गई या शायद क्लास लीव हो गई हो। चलो खैर, मेरे हिसाब से केमिकल काइनेटिक्स में बस यही एक चीज थी जो मुझे मेजरली डिस्कस करनी थी। बाकी सारी चीजें इसमें रटने वाली हैं, वो आप लोग बैठ के रटे लगाइएगा। मैं अगले पर चलूं मेरे ख्याल से, इट वुड बी ऑल राइट कि अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स के बाद आ जाऊं थर्मो पर। हीट वाले दोनों चैप्टर एक साथ ही देख लेते हैं। अच्छा भाई, थर्मो केमिस्ट्री के अंदर बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, ये सब तो डेफिनेशन और ये वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। डेरिवेशन आ जाएगी, डेरिवेशन में भी कोई मसला नहीं है। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जहाँ आती है वो बताता हूँ मैं आपको। बच्चों को इस तरह के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, और ये 2023 में न्यूमेरिकल आया भी था, कल परसों शायद हम सॉल्व भी कर रहे थे फरा बहानूर के साथ। तो
ये चीज है, ये वाला न्यूमेरिकल है जिसमें इस तरह के न्यूमेरिकल में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अच्छा, एक और गड़बड़ है, एक और गड़बड़ है, साइन कन्वेंशन। जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स हैं मैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि मेरे बहुत सारे बच्चों को मेरे नोट्स बटे हुए हैं, और वल्लाह आलम किस किस ने बांटे हुए हैं। आपस में बच्चे एक दूसरे को दे देते हैं, लेकिन उनको एक चीज नहीं पता होगी कि यहाँ पे जो डेल्टा डब्ल्यू का कन्वेंशन लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। डेल्टा डब्ल्यू का जो ये कन्वेंशन है ये फिजिक्स के हिसाब से तो ठीक है, केमिस्ट्री के हिसाब से ठीक नहीं है। केमिस्ट्री के हिसाब से वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है ना? जी 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 जी, वही कह रहा हूँ, ये गलत लिखा हुआ है, ये फिजिक्स के नहीं, गलत ये भी नहीं है, फिजिक्स के हिसाब से ये सही है। तो अब जिन भी बच्चों के पास मेरे नोट्स हैं और वो उनसे देख रहे हैं और वो कंफ्यूज हो रहे हैं बैठ के, तो कंफ्यूज ना हो, ये समझ लें, क्योंकि जब मैं क्लास में डेफिनेटली इन बच्चों को पढ़ा रहा था EM1 को, तो मैंने डेफिनेटली उनको उसी वक्त बता दिया था कि बेटा इसको सही कर लेना, तो उनको ये बात पता होगी। लेकिन जो बच्चे नहीं क्लास ले रहे थे, जिससे उनके पास नोट्स हैं, वो गलत चीज चीज प्रिपेयर ना करें। तो ये साइन कन्वेंशन को एक चीज को सही कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल में इशू आता है बच्चों को, उसके अलावा फिर ये आता है बेटा बॉर्न हेबर साइकिल और हेजेस लॉ ऑफ हीट समेशन। अब इनके अंदर मैं अगर आपसे बात करूं, पहले तो मैं आता हूं हेजेस लॉ ऑफ हीट समेशन पर। तो हेजेस लॉ ऑफ, एक मिनट, ओके। अच्छा भाई, हेजेस लॉ और बॉर्न हेबर साइकिल, हेजेस लॉ के अंदर बेटा न्यूमेरिकल है ये भी, और इस तरह से कुछ इक्वेशन आती है हेजेस लॉ में बनाने के लिए, और डेल्टा एच कैलकुलेट किया जाता है, इंथैल्पी कैलकुलेशन के लिए हेजेस लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके लिए एक फार्मूला भी है, फार्मूला ये है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जितने भी प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स हैं उन सबका सम ले लिया जाए, या रिएक्टेंट का भी। अब जैसे ये इक्वेशन है, इसमें देख सकते हो कि C8H18 का भी डेल्टा एच दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का होगा नहीं, क्योंकि एलिमेंट होता है उसका हीट ऑफ कंबस्शन नहीं होता, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि वो तो बना वही है ना, वो तो नेचुरल है। जो कंपाउंड्स होते हैं उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है। बाकी ये चीजें, तो अब इनके सर, साथ लॉ की डिस्क्रिप्शन क्या है? लॉ किसका की डिस्क्रिप्शन क्या है? किसका किसका हेजल्स लॉ की डिस्क्रिप्शन। हेजेस लॉ की डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट, ये रहा। जी। The enthalpy change in a chemical reaction is same whether the reaction is completed in one step or more than one step. ओके सर, थैंक यू। अब यहाँ देखो, ये इक्वेशन है, इक्वेशन में जो इनके कोफिशिएंट साथ लिखे ना, इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको साथ लेके चलना है। डेल्टा एच समीशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, CO2H2, इनके साथ क्या है, 16 और 18। अब यहाँ पर CO2 और H2O की हीट कौन सी है, ये वाली और ये वाली, इनको हमें 16 और 18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, देख रहे हो। फिर माइनस, फिर प्रोडक्ट का आया, प्रोडक्ट की हीट को उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जो कि 2 है। सॉल्व करके ये किया तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन आ गया, ठीक है। हेजेस लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन को तुम एक स्टेप में कराओ या 1000 स्टेप में कराओ, सब कुछ बराबर ही रहेगा, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला का तरीका था, दूसरा इक्वेशन मेथड है। अच्छा, इक्वेशन मेथड में एक चीज जरा बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, इक्वेशन में अपना टारगेट हमेशा इक्वेशन फॉर्मेशन को ही रखो, सही है। जब इक्वेशन की बात हो रही है ना बेटा, तो इक्वेशन फॉर्मेशन को ही अपना टारगेट रखो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा ये इक्वेशन है, यू हैव टू फॉर्म दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशन, सही है। यू हैव टू फॉर्म दीज, मतलब दिस इक्वेशन, दिस टॉप वन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशन। अब कैसे बनेगी ये देखो, देखो इसका तरीका ये होता है कि अगर आप अपनी मेन इक्वेशन में गौर करें तो क्या है, कार्बन है। कार्बन कहां से मिलेगा, पहली इक्वेशन से। हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, दूसरी इक्वेशन से। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आ जाएंगे, देखो। अच्छा, मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि कार्बन मुझे 2 के साथ चाहिए, हाइड्रोजन मुझे 3 के साथ चाहिए, तो सिंपली इनको 2 3 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इनको यहाँ पर ऐड किया, देखो। अब जो ऐड कराया तो दोनों डेल्टा एच ऐड हो गई, ठीक है।
इनकी, अच्छा मल्टीप्लाई सिर्फ ये जो है वो, एक मिनट यार, मल्टीप्लाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशंस होंगी, इनके डेल्टा एच को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई किया, बाद में क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, बाद में दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ऐड होने के बाद ये इक्वेशन आ गई। अब अगर मुझे ये इक्वेशन चाहिए तो कैसे चाहिए हो सकती है? बहुत सिंपल सी बात है, इसके अंदर मुझे इस मेरी इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तीसरे वाली इक्वेशन को, तो मुझे मिल जाएगी। सब्ट्रैक्ट ना भी करो इसको, ये इक्वेशन नंबर 3 को कोई घुमाओ, पूरा उल्टा घुमाओ, घुमा के फिर इसमें ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो चीजें होंगी वो खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि सेम साइन हो जाएगा। और जब पूरी इक्वेशन ये वाली घुमाओगे तो उसका साइन बदल देना, माइनस से प्लस कर देना। जब पूरी इक्वेशन घुमाते हैं ना तो साइन बदल देते हैं। या सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको ये इक्वेशन बनानी है। बनाने के लिए आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ में आता है, आप वो मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे अभी मुझे कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों ने प्रीलिम का पेपर, सॉरी मॉक का पेपर दिखाया था कॉलेज का, इवनिंग का। तो उसमें जो हमने इक्वेशन दी थी वो काफी पेचीदा थी, वो बिल्कुल सीधे उस मेथड से नहीं हो रही थी जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप। उसमें ना काफी मतलब फेरबदल था। तो ये चीज क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाती है। अब जैसे यहाँ पर कुछ और हो रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पे कुछ और हो रहा है, तो हर क्वेश्चन अपने हिसाब से अपनी एक वक़्त और अपनी एक कैपेसिटी रखता है। आपका टारगेट क्या है कि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बनानी है। बच्चे जो इस सवालों में गलती कर रहे होते हैं वो मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा होता वो सोच क्या रहे होते हैं। बेटा बहुत सिंपल सा आपको टास्क दिया जाता है, आपको कहा जाता है यार ये इक्वेशन बना दो, उसके लिए 3 इक्वेशन है। अब बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मुझे कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ चाहिए तो मुझे कार्बन और हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा ना। ऐड करने से पहले कार्बन के साथ 2 लिखा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना बचपन वाले, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो वाले मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और आपके पास हेजेस लॉ का न्यूमेरिकल हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। सर अगर कार्बन के साथ 4 लिखा हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मोल्स एग्जैक्टली लिखे हो उससे मल्टीप्लाई कर देना। एग्जैक्टली जो आपको चाहिए वो आप उस वो कोफिशिएंट यूज करते जाओगे। मम्मी आ रहा हूँ। अरे ठीक है, यार। जी जी सर। ओके। अच्छा अब आ जाइए बॉर्न हेबर साइकिल पर। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, सॉल्यूशंस हैं आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। बॉर्न हेबर साइकिल एक टेक्निक है जिससे आप लेटिस एनर्जी फोकस करते हैं या लेटिस एनर्जी फाइंड आउट करते हैं मुख्तलिफ आयनिक कंपाउंड्स की। इसमें आपको मल्टीपल सेट ऑफ डाटा दिया जाता है, हीट्स दी जाती हैं मुख्तलिफ तरह की, और आपको एक डायग्राम बनानी होती है। इस डायग्राम का तरीका ये होता है कि अगर आप हीट किसी चीज में दे रहे हैं, मतलब हीट एंडोथर्मिक कर रहे हैं प्रोसेस, तो आप डायग्राम में किसी एक सर्टेन लेवल से ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे। और जब आप एक्सोथर्मिक करने लगेंगे यानी हीट रिलीज वाला काम करने लगेंगे तो आप नीचे की तरफ आते जाएंगे। बस। अब बच्चों को इसका भी सर पैर समझ में नहीं आता, भाई इसके अंदर भी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। आपसे कहा भाई लेटेस्ट एनर्जी मालूम करना है, लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी। यहाँ पे एक पहले तो की फैक्टर, एक जो की फॉर्मूला है वो याद रखना कि आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है ना, मैं इसको पूरा लिखता हूँ बल्कि, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो बाकी तमाम हीट्स का सम होता है। अदर हीट्स, जितनी भी बाकी हीट्स होती हैं उन सब का सम होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। अब यहां पर अगर आप गौर से देखो तो व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन -411 किलो जूल्स पर मोल, एंड यू नीड टू कैलकुलेट लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है। तो अब ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, ये करना क्या है, एक डायग्राम क्रिएट कर लो इस तरह की, और आखिर में क्या होगा, आखिर में सारी जो ये वाली एनर्जीज हैं इसको दूसरी साइड पर
अच्छा, इन हीट्स में एक हीट लेटेस्ट एनर्जी की भी होगी, उसको यही रहने देके बाकी सारी हीट्स को ले जाना हीट ऑफ फॉर्मेशन वाली साइड पर। ये देखो, एच एफ इज इक्वल टू H1, H5 जो है वो लेटेस्ट एनर्जी, इसको यही रहने दो, बाकी इन सबको उठा के दूसरी तरफ फेंको। सही है, लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी। इस तरह से डायग्राम बनती है। अब डायग्राम के लिए क्या है, एनर्जी ऑफ, ये देखो, यहाँ पर आ जाएगा एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम। पहले तो आपका आ गया हीट ऑफ फॉर्मेशन, आप वो यहाँ पे एक सर्टेन जगह से नीचे की तरफ आके बता दोगे ये एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है NaCl से NaCl। ठीक है, अब यहाँ पर Na से आपने Na को सॉलिड से एटोमाइज किया, गैस बनाया, इतनी एनर्जी दी। फिर आपने उस में मतलब उसमें आपने यहाँ पे दूसरी हीट कौन सी सप्लाई की है, हाँ, क्लोरीन को एटोमाइज किया, वो भी आपने हीट दी। फिर आपने सोडियम को आयोनाइज किया, वो हीट दी। फिर आपने क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, वो नीचे आ गए, अब यहाँ आके रुक गए। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा गैप है वो क्या है, लेटेस्ट एनर्जी। सिंपल, इस तरीके से वॉन नेबर साइकिल यूज होता है। बाकी ये सारी चीजें, अच्छा, ग्लास और बॉम्ब कैलोरीमीटर के हवाले से याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल में अगर इनका कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसके हवाले से कुछ बातें जरूर बता दूं। ग्लास कैलोरीमीटर इज यूज फॉर न्यूट्रलाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अगर सवाल में लिखा नहीं है ग्लास कैलोरीमीटर लेकिन न्यूट्रलाइजेशन लिखा हुआ है तो आप फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर की एनर्जी का फॉर्मूला कुछ और है एंड दिस इज यूज फॉर फ्यूल कंबस्शन। ठीक है ना, फूड फूड कंबस्शन या फ्यूल कंबस्शन के लिए यूज होता है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल पेपर में दे कि जिसमें आपको बोल रहा हो कि फूड कंबस्ट हो रहा है मेरा, अब बताओ क्या होगा। अब आप सोच रहे हैं कि कैलोरीमीटर तो है लेकिन आप फॉर्मूला लगा दें ग्लास कैलोरीमीटर का, तो गलत हो जाएगा। तो याद रखना, रिएक्शन ग्लास कैलोरीमीटर में न्यूट्रलाइजेशन होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर फूड या फ्यूल कंबस्ट होता है। ठीक है, क्लियर होता है यहाँ तक? जी जी। ओके, तेजी से बढ़ते हुए भाई मैं अब जा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जानिब, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको बताई जा सकती हैं। सॉल्यूशन में कोई खासी ट्रिक्स नहीं है, ठीक है, कुछ ट्रिक्स तो आपको पहले से पता भी होंगी। तो हम यहाँ आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि कब ऑक्सीडेशन हो रहा है कब रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे सारी बात इलेक्ट्रॉन के जुमरे में करोगे तो याद रखने के लिए ट्रिक है ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ठीक है, लॉ, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। सिंपली पहले तो ये चीज एक जहन में रखना जो बच्चे गड़बड़ करते हैं। अच्छा, रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी बात ध्यान में रखना, बल्कि लिखी हुई है। ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखना। अच्छा, अब इसके बाद हम आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हमने देख लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कौन होते हैं पता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज कर लेते हैं अपने आप को। अब नॉन मेटल्स आमतौर पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मेटल्स जो है वो आमतौर पे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अच्छा, नॉन मेटल्स में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रुप 7 होता है, हेलोजेंस वाले ग्रुप स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ग्रुप 1A वाले होते हैं। ठीक है ना, बाकी फिर ये वीकेस्ट है और ये इधर भी वीकेस्ट है। ठीक है, बैलेंसिंग इक्वेशन, इसकी कोई खासी ट्रिक नहीं है, इसके पूरे स्टेप्स हैं, मेथडोलॉजी है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये पूरे स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप यहाँ पे नोट्स में डिटेल में लिखे हुए हैं कि किस वक्त आपने क्या करना है। तो बैलेंसिंग के अंदर तो कोई खासा कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, जब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी तो वहां पर कुछ चीजें आपको समझनी होंगी और याद रखनी पड़ेंगी। तो वोल्टेज या गैल्वानिक सेल करंट पास करने के लिए होता है। अच्छा,
अक्सर बच्चे इलेक्ट्रोड्स को लेके परेशान रहते हैं बचपन से अब तक, बचपन से 55 तक इलेक्ट्रोड एनोड को पॉजिटिव पढ़ते हैं और कैथोड को नेगेटिव पढ़ते हैं, अचानक से यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको अब एक चीज और क्लियर करता चलूं कि एनोड और कैथोड पॉजिटिव और नेगेटिव कभी थे ही नहीं। दरअसल एनोड का जो मतलब एनोड इंडिकेट करता है कि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। एनोड इंडिकेट्स कि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, एंड कैथोड इंडिकेट्स कि उसके ऊपर रिडक्शन हो रही है, ठीक है। कैथोड इंडिकेट्स कि उसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। अब इसके लिए आपने जो निमोनिक या की याद रखनी है, वो क्या याद रखना है, जो मैं बच्चों को बताता हूँ कि एन ऑक्स, ठीक है, और रेड कैट। अगर याद नहीं रह रहा कि किस पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है तो ऐसे करके याद कर लो, एन ऑक्स और रेड कैट, ठीक है, कि रिडक्शन कैथोड पर हो रही है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन के नतीजे में अल्टीमेटली क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या किसी भी सेल के साथ हम इस तरह का डिस्कशन कर सकते हैं, सॉल्ट ब्रिज वगैरह बन रहा है। तो अब यहाँ पर देखो कुछ बातें मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हवाले से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हवाले से लिखी हैं। तो यहाँ पर जो आगे चल के हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। मुझे 1 मिनट दे दो, मैं कोई तरीके की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने खोल दूं तो बात करना जरा और आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपके सामने खोल के रखी हुई है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फायदा क्या होता है। देखो जब हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने खड़े होते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने में हमारे पास पॉजिटिव एक एनोड एक कैथोड बनता है। एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, और एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, ठीक है। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये दो दो तरह की बातें होती हैं यहाँ पर। अब हम तो नहीं पता ना कि हम क्या रैंडमली किसी को भी किसी के भी साथ जोड़ देते हैं, या कोई इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है, कोई तरीका होता है। तो हम बात ये होती है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज करते हैं। ये सीरीज हमारे हर मर्ज की दवा है, समझ लो, ठीक है। अच्छा, अब इस सीरीज का एक मसला ये होता है कि कहीं कहीं ये सीरीज आपको उल्टी भी नजर आएगी। उल्टी से मुराद जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो ऊपर नजर आएगा और पॉजिटिव वाला हिस्सा नीचे नजर आएगा। कहीं कहीं आपको ये ऐसा भी नजर आएगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता भी हूँ, यहाँ पर है। कोई और मुझे ऐसी एग्जांपल मिल जाए जिसमें ऐसा हो, तरीके की मिल जाती। चलो खैर यार, अभी तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही है जिसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा हो। वैसे हैं खैर, आप रिसोर्सेज में देखेंगे ना, हो सकता है किसी किताब में या आपके नोट्स में ये मिल ही जाए आपको। बल्कि ये लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, पहुंच गए हम। ये देखो, अब इसमें क्या है कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज ऊपर आ गई हैं और पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो नीचे चली गई हैं। तो अब ये क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा ये क्या है। मर्जी आपकी, आप इसको वैसे देखो या ऐसे देखो। मैं कहता हूँ ऐसे देख लो, ठीक है। अब है क्या मतलब, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा इस सीरीज में जितनी वैल्यू बड़ी होगी, समझ रहे हो, जुमले पे मेरे गौर करना, इस सीरीज में जितनी वैल्यू बड़ी होगी, लार्ज वैल्यू, इसको ऐसे कर लो, जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो चीज उतना ही ज्यादा रिडक्शन को फॉलो करेगा। मतलब वो चीज उतना ज्यादा रिडक्शन करना चाहेगी। रिडक्शन करना चाहने का मतलब क्या है, वो चीज उतनी ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगी। और जितनी वैल्यू स्मॉल होगी, ठीक है, जितनी वैल्यू स्मॉल होगी वो चीज उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन करने को चाहेगी। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन करने को चाहेगी वो उतनी ही ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगी। बस सिंपल हो गई बात। यानी हो गया फैसला, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है।
अगर ये रिडक्शन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है, और अगर ये ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, खत्म हो गई बात। हाइड्रोजन को आप वो मान लो मिड पॉइंट, दुनिया हाइड्रोजन के गिर्द घूम रही है, समझ लो। अच्छा सर, क्या ये जरूरी है कि दोनों, मतलब एक एलिमेंट जो है वो, एक जब आप सेल कंस्ट्रक्ट करें तो एक एलिमेंट आप पॉजिटिव वाली साइड से उठाएं, एक एलिमेंट आप नेगेटिव वाली साइड से उठाएं, क्या ये जरूरी है? इसका जवाब है नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, दोनों एलिमेंट पॉजिटिव साइड के भी हो सकते हैं, दोनों एलिमेंट नेगेटिव साइड के भी हो सकते हैं, लेकिन देखा क्या जाएगा कि दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी है वो रिडक्शन करेगा, जिसकी वैल्यू छोटी है वो ऑक्सीडेशन करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझसे कहे कि सर हम सिल्वर और आयोडीन का इलेक्ट्रोड बनाने जा रहे हैं, सही है सर, सिल्वर और आयोडीन का एक सेल बनाने जा रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि इन दोनों में से कौन रिडक्शन करेगा कौन ऑक्सीडेशन करेगा। देखो अभी दोनों इक्वेशन लिखी हुई ऑक्सीडेशन की सूरत, रिडक्शन की सूरत में, यानी इलेक्ट्रॉन गेन की सूरत में, तो इनमें से एक को ऑक्सीडेशन करनी है, एक को रिडक्शन करनी है, सिंपल सी बात है। जो वैल्यू ज्यादा बड़ी है वो रिडक्शन करेगा, यानी कि सिल्वर की इक्वेशन ऐसे ही रहेगी, उस प्रोसेस में सिल्वर की इक्वेशन ऐसी रहेगी, रिडक्ट जो आयोडीन की इक्वेशन है ना बेटा वो बदल जाएगी। I2 सिल्वर गेन करेगा, आयोडीन जो है वो लूज करेगा, तो ये हो जाएगा I+2, नहीं I+1 का 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा I2 2I+1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा। तो ये हमारे पास पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। अब जब आपके पास प्रैक्टिकल, जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो अब वो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर आके। ये देखो अच्छा, फॉर्मूला होता है किसी भी सेल का, फॉर्मूला एक ई नॉट या ईएमएफ कैलकुलेट करने का, वो होता है ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अच्छा, अब इससे आपका ई नॉट ऑफ द सेल पता चलता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी रिएक्शन, मतलब किसी दो रिएक्शंस का, जैसे यहाँ देख रहे हो जिंक और कॉपर अब दिए हुए हैं, ठीक है, अब दोनों का यहाँ पे आप गौर करो तो दोनों का यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ होगा। इक्वेशन हमेशा जब भी लिखी जाती है वो रिडक्शन के जुमरे में लिखी जाती है बेटा, ऑक्सीडेशन के जुमरे में नहीं लिखी जाती। लिखे हुए रिडक्शन के जुमरे में आपसे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट ई नॉट ऑफ द जिंक कॉपर सेल एंड राइट सेल रिएक्शंस। सेल रिएक्शन लिखो, शो सेल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो, करंट फ्लो का भी बताओ कि इलेक्ट्रॉन करंट कहाँ जा रहा है। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है, जो बड़ी वैल्यू बड़ी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो वैल्यू छोटी है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो सिंपली बेटा ये देख लो, ये वैल्यू बड़ी है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कैथोड हो गया, ये वैल्यू छोटी है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा इस प्रोसेस में, तो ये एनोड हो गया। फाइनल इक्वेशन कैसे लिखोगे, ये आ गया जिंक प्लस कॉपर, जिंक +2 एंड कॉपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, कैथोड की वैल्यू को माइनस करो एनोड की वैल्यू से, तो एनोड कौन है, जो लूज कर रहा है वो एनोड है, यानी कि ये जिंक, और कैथोड कौन है जो गेन कर रहा है वो ये रहा, माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जिंक निकल मैग्नीशियम के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, कॉपर क्लोरीन के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, फीजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, ये भी हमारी बुक का क्वेश्चन है और कभी कभार ये भी आया हुआ है या पास्ट पेपर में ये भी। देखो फीजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर ई नॉट ऑफ द सेल, सही है, ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है और वो नॉट फिजिबल है। देखो अब यहाँ पर ये हमारे पास रिएक्शन आ गया, अब ये रिएक्शन हो रहा है, अब ये सही है या नहीं मुझे ये बताना है, क्या ये फिजिबल है या नहीं है। अभी इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और आयरन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है,
यानी कि जो कॉन्सेप्ट बन रहा है मेरे पास वो क्या बन रहा है कि टिन अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इट इज बिहेविंग एज एन एनोड एंड आयरन इज बिहेविंग एज ए कैथोड इफ इट इज गेनिंग दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनोड और कैथोड दोनों मिल गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखते हैं दोनों की। इनमें से बड़ी वैल्यू किसकी है, टिन की या आयरन की? जल्दी से बताओ। टिन की। टिन की वैल्यू बड़ी है, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन करता है? रिडक्शन। रिडक्शन। एग्जैक्टली उसने रिडक्शन करनी होती है बेटा। तो ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन करते हुए कैसे नजर आ रहा है, और ये ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है। यहाँ पे आपने लिखा नॉट फीजिबल। ठीक है, आपने कैलकुलेट करके भी दिखाया होगा पूरा इसको कि भाई ये आप जो कह रहे हो कि ये नहीं है फिजिबल, तो क्यों नहीं है फिजिबल, आपने पूरा बताया कि भाई ये पूरा सिनेरियो बन रहा है और इसके हिसाब से नेगेटिव सेल पोटेंशियल आ रहा है और ये फिजिबल नहीं है। हाँ, फिर आपने उसके साथ मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि असल में फिजिबल रिएक्शन क्या होगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि नाउ द प्रोसेस इज फिजिबल। इस तरीके से प्रोसेस फिजिबल है, इस तरीके से प्रोसेस फिजिबल नहीं है। मतलब अगर आप टिन को आयरन के साथ लगाकर ये चाहें कि टिन इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा आयरन ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, टिन नहीं करेगा। ये है समझाने का मकसद यहाँ पे। उसके बाद फिर ये वही सारे प्रोसेसेस शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक चीज यही समझाने की थी। इसके बाद फेरेडेज लॉ के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। ये फॉर्मूलाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपने कैलकुलेशंस के लिए। और इसमें आमतौर पे बच्चे गलती वही करते हैं जिनके न्यूमेरिकल के यूनिटरी मेथड्स वीक होते हैं, या जिनको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि उनको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है या उनकी अप्रोच क्या है। दो तरह के टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री से। एक टाइप क्या होती है, एक टाइप के अंदर आपको करंट और टाइम दिया जाएगा, मास या वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा। एक टाइप वो होती है जिसके अंदर आपको टाइम और मास दिया जाएगा और करंट आपसे पूछ लिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है जिसमें मैंने सेम डाटा का इस्तेमाल करते हुए दोनों टाइप्स को आपके सामने सॉल्व कर दिया है। बुक का क्वेश्चन है, इसके दोनों मतलब मैंने वो बना दिए। पहले ये वाले, असल में ये वाली टाइप थी वो जिसमें वो आपसे मास पूछ रहे थे, तो पहले मैंने मास निकाला पूरा जिंक का। फिर इसी मास को रख के मैंने बोला कि मान लो करंट नहीं है, अब मैंने पूरा सॉल्व किया तो करंट भी वही आ गया जो मुझे सवाल में दिया हुआ था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये अप्रोचेज होती हैं। सर जी बेटा। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे। उसका जो आपने फॉर्मूला हमें लिखवाया है यहाँ पे, हम्म। उस फॉर्मूला को पुट करते हुए आंसर नहीं आ रहा है। जैसे मास फाइंड करना है उसमें और जेड की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो मैंने जो आपने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ई ए इंटू चार्ज ओवर 96,500, ये हम्म। फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाला तो वो नहीं आ रहा है। क्योंकि ये आपने कहा था उसकी जगह हमें एटॉमिक फॉर्मूला फॉर्मूला मास लिखना है सब्सटेंस का। तो वो क्लोरीन गैस था 71, पुट करके आंसर नहीं आ रहा था उसका। तो जब मैंने एटॉमिक नंबर डाला तब आंसर आ रहा है। तो क्या करना है इसमें? एक मिनट बेटा, मैंने अब सवाल खोला है। इतनी देर मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुन रहा था और ये थोड़ा सा फटीचर सा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग भी हो रहा था। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड a charge of 96,500 coulomb is passed through a electrolytic solution. This indicates that the amount of chlorine gas liberated at anode will be। यार ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया था, इसमें कहीं कुछ कुछ एरर था, पता नहीं क्या, जब मैं सॉल्व कर यस रहा था। सर, आपने मुझे हाँ करवाया था। इसमें इन्होंने क्लोरीन गैस में 71 इसका मास लेके हम लोगों को 35.5 लेना था इसमें, हाँ, जबकि उन्होंने क्लोरीन गैस दिया हुआ एग्जैक्टली मैं मुझे याद आया, मैं ये किसी को करवा रहा था स्पॉज में, तुम्हें करवाया है ना मैंने ये। था। हम्म। जी सर, आप आया था। ये मैंने करवाया था किसी को। भाई ये देख लो मानूर, ये चक्कर समझ में आ रहा है। असल में हुआ ये है कि इन्होंने दिया क्लोरीन गैस है यहाँ पे ना, Cl2। तो उसके हिसाब से मास जो पुट होगा वो 71 पुट होगा। सही है मानूर? जी सर। मानूर, हाँ। तो दिया तो इन्होंने ये क्लोरीन गैस है, तो यहाँ पे मास पुट होना चाहिए 71। लेकिन इन्होंने
इसका जो की सेट किया है वो इन्होंने 35.5 के लिहाज से सेट किया हुआ है, इसमें ये प्रॉब्लम है। और फॉर्मूला जो तुम कह रही हो कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोल प्रोसेस 96,500 कूलम, एक मिनट में अब इसके, हाँ, तो अब ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, सॉरी, ये फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। तुम कह रही हो कि इनमें से कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये कह रही हो? सर नहीं, मैं कह रही थी मैंने यही फॉर्मूला यूज किया पर आंसर नहीं आ रहा था। हाँ, तो असल में उसका मसला था ना बेटा, तुमने यहाँ पे 90 इधर जो है वो 71 पुट किया होगा ना, ये वाला जी फॉर्मूला यूज किया होगा, इसमें तुमने 71 पुट किया होगा। 35.5 क्योंकि क्लोरीन गैस थी ना, इस वजह से तुमने इसको 71 पुट कर दिया होगा, तो वो आंसर नहीं दे रहा होगा। फिर जब तुमने उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया होगा, फिर सही आ गया होगा, यही हुआ था। यही तुमने शायद जी मुझे सर। बोला भी था, हाँ, तो वो यही था ना असल में मसला। उसके अंदर मसला यही है कि इन्होंने यहाँ पे लिखा क्लोरीन गैस है, फॉर्मूला में भी Cl2 लिखा है, लेकिन की जो यहाँ पे दी हुई है वो इन्होंने जो है आंसर दिए हैं वो उसके हिसाब से दिए हैं। ये हुआ। ठीक है मानूर। ओके सर। जी सर ठीक हम्म। है। ओके, अच्छा भाई, अब